जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज हम यहां पे 11 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहां पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो 1012 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1012 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं सुबह 6 AM पर। तो दोस्तों, भारत के सभी परीक्षाओं के लिए यहां पे करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उसे अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके दोनों का भंडार आपको यहां पे मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और यह है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से रिलेटेड। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलियांस में शामिल होने वाला 101 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलियांस एज इट्स 101 मेंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल 101 नंबर का फुली रूप से शामिल होने वाला देश बन गया है। 100वां नंबर परग्वे है और 99 नंबर जो है स्पेन देश का है। मैंने आपको हाल ही करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि 99वां देश स्पेन है और 100वां देश परग्वे है। तो दोस्तों, आप यहां पर ये फोटो इमेजेस से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में इस एग्रीमेंट को लेकर के और यहां पे पूरी तरीके से एक सैंक्शन बना करके इससे मेंबर बना दिया गया है 101 नंबर का। दोस्तों, नेपाल के जो प्रभारी हैं डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलियांस को लेकर के एक रेटिफिकेशन दिया है, अनुसमर्थन प्रदान यहां पे किया है। रेटिफिकेशन मतलब होता है यहां पे समर्थन प्रदान करना। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया ही है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां मेंबर जो है वो परग्वे है, आपको याद रखना। 99 नंबर स्पेन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलियांस के आखिर से क्यों बनाया गया। तो इसकी स्थापना 2015 में हुई है। भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी नींव रखी। दोस्तों, जितने भी ट्रॉपिकल रीजन में कंट्रीज आते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, जहां पे जो सन की रेज होती है डायरेक्ट पड़ती है, आपने पृथ्वी तो देखी होगी, तो यहां वाला जो रीजन होता है यहां पे सन की रेज सबसे ज्यादा पड़ती है। तो यहां पे बहुत ज्यादा संभावना है कि सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल यहां पे कर सके, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें, जो ना कभी खत्म होने वाली है और ना ही हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसलिए दोस्तों, ऐसे मेंबर्स को मिलाकर के इसका गठबंधन बनाया गया। अभी देखिए यहाँ पे जो फुली रूप से हैं वो 101 नंबर है, लेकिन 120 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना समर्थन यहां पे दिया है। लेकिन 101 ऐसे देश हैं जो हर तरीके से हमारे यहां पे आईएसए के मेंबर बने हैं। अभी आईएसए का अगर आपसे पूछा जाए महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर साहब हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपने यहां पे जानी है। आइए बढ़ते दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा जा रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में कितने समझौते किए गए हैं। हाउ मेनी एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और यूएई के बीच में 4 एग्रीमेंट, 4 समझौते किए गए हैं। अब आइए डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से वो एग्रीमेंट है, कौन कौन से समझौते हैं जो यहां पे भारत और यूएई के बीच में किए गए हैं। जैसा कि अभी आपको करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं ये हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये 2 दिन की यात्रा पर है भारत में। इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और 2 देशों के बीच में यहां पे बैठक हुई है, और इसको लेकर के 2 देशों में किस प्रकार से कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर के 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सभी समझौते को। सबसे पहला समझौता है एलएनजी आपूर्ति के लिए, यानी जिसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहां पे हमें यूएई सप्लाई करेगा। तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसे हम कहते हैं एडनॉक कहते हैं, और भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इनके बीच में समझौता हुआ है कि यहां पे एडनॉक जो है वो यहां भारत में एलएनजी सप्लाई करेगा। इसको लेकर के पहला समझौता हुआ है। अब दूसरा समझौता किसके बीच में हुआ है, तो एडनॉक और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में दूसरा समझौता यहां पे किया है कि पेट्रोलियम यहां पे सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तीसरा समझौता है यहां पे बराका न्यूक्लियर प्लांट, जो कि अबू धाबी में आपको ये देखने को मिल रहा है, और यहां पे इसका जो संचालन है, इसका जो मेंटेनेंस, इसका जो ऑपरेशन है, ये भारत करेगा। ठीक है,
तो एमिरेट्स न्यूक्लियर के साथ इसका समझौता हुआ है। यहां पे जो इसका मेंटेनेंस है भारत यहां पे करने वाला है, भारत इसका रख रखाव रखेगा। चौथा समझौता है गुजरात सरकार और अबू धाबी के बीच में। तो यहां पे पीजेएससी कंपनी जो है ये क्या करेगी, फूड पार्क यहां पे बनाएगी, उसको डेवलप करेगी, और ये पार्क बनाया जाएगा अहमदाबाद में गुंडनपरा में, यहां पे बनाया जाएगा, और ये फूड पार्क यहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो ये 4 समझौते जो हैं यूएई और किसके बीच में, भारत के बीच में हुए हैं। अब दोस्तों बात यहां पे समझौते की आई है, तो हाल ही में जितने भी रिसेंट में समझौते हुए जो आपसे करंट अफेयर्स में पूछा सकते हैं, उसे भी यहां पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सेना और आईयूसीएल के बीच में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लेकर के समझौता हुआ है। आईयूसीएल जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस यहां पे प्रोवाइड करेगा भारतीय सेना को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी दिल्ली के बीच में एआई के इस्तेमाल को लेकर के यहां पे समझौता हुआ है। सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। चाबहार पोर्ट के लिए प्रबंधन के लिए भारत और ईरान के बीच में समझौता हुआ है। एप्पल और क्लीनमैक्स के बीच में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के समझौता हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीनमैक्स के बीच में समझौता हुआ है। इसके अलावा आरबीआई और जो बैंक इंडोनेशिया है इसके बीच में समझौता हुआ है कि हमें लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करना है, इसको उपयोग करना, बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच में आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। तो इतने सारे मैंने आपको समझौते केवल 1 से 2 मिनट में बता दिए जो रिसेंट में हुए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर रहा। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये किसने जीता आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज वॉन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल। तो देखिए यहां पे सीरिया ने जीता है, सीरिया ने भारत को हरा करके इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप को यहां पे जीत लिया है। तो सीरिया ने जीता है, आपको याद रखना है किसने जीता है, सीरिया ने यहां पे जीता है भारत को हरा करके। तो दोस्तों यहां पे भारत को 3-0 से हराया है और चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि एक पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। चैंपियनशिप में 3 टीमों ने भाग लिया है, भारत, सीरिया और मॉरिशस, 3 देशों के बीच में मैच हुआ था। और ये जो चैंपियनशिप था हमारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था 3 से लेकर 9 सितंबर के बीच में, और जगह है हैदराबाद तेलंगाना के जीएमसी बाला योगी गाची बोवली स्टेडियम है। यहां पर इस मैच का आयोजन किया गया है और जिसमें सीरिया ने भारत को हराया है। तो ये चैंपियनशिप का सबसे पहला एडिशन 2018 में स्टार्ट हुआ था नेहरू कप की जगह। अब यहां पे इसका लगातार हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात हम यहां पे कर लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है 1937 में स्थापित हुआ। इसका काम होता है भारत में जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज कराना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कल्याण चौबे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं नालापत अहमद हारिश। आपको याद रखना कौन है, नालापत अहमद हारिश है। दोस्तों आइए देखते हैं चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में एक फसल उत्सव जिसे हम कहते हैं नुआखाई। तो नुआखाई किस राज्य में मनाया गया आपसे पूछा जा रहा है। ये क्रॉप फेस्टिवल है नुआखाई, ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया। तो नुआखाई को दोस्तों हम उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि नुआखाई होता क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नुआखाई त्योहार तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है और ये एक प्रकार का एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हर साल ये मनाया जाता है, वार्षिक फसल उत्सव है। तो ये जो त्योहार होता है किस समय मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के ठीक 1 दिन के बाद ये मनाया जाता है। हर साल गणेश चतुर्थी, अभी 7 तारीख को गणेश चतुर्थी यानी उसकी स्थापना हुई है। गणेश जी आए हैं, विराजमान हुए हैं, उसके ठीक 1 दिन के बाद ये त्योहार मनाया गया। तो ये जो वार्षिक उत्सव होता है, एनुअल फेस्टिवल होता है, ये बताया जाता है जो हमारी फसल पक गई है अब उसको कटाई करने का समय आ गया है। तो यानी फसलों की कटाई का प्रतीक है। लोग उत्सव मनाते हैं कि फसल कटने वाली है और लोग इसे बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। देखिए नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना। ठीक है, जब कटाई होगी तो नया खाना मिलेगा, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों जो फसल काटी जाती है उसका वर्शिपिंग होता है, उसका पूजा होता है और लोग जो है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ
चावल की नई फसल खा करके इसे मनाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरी थाली सजी हुई, आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा, ठीक है, कि बढ़िया एकदम टेस्टी सा खाना दिख रहा है गरम गरम, ठीक है। आइए यहां पर आगे भी समझते हैं। देखिए इस फेस्टिवल में जितने भी लोग होते हैं, अपने जो पूर्वज हैं, जो उनके एसेंट है, जो उनके एंसेस्टर हैं, जो उनके डायटीज है, इष्ट देवता हैं, उनको ये जो इन्होंने जो पहली कटाई की है वो यहाँ पे सौंपते हैं, ठीक है। तो ये चावल की फसल, मौसम की जो पहली कटी हुई चावल की फसल होती है वो उसको सौंप देते हैं। ये फेस्टिवल छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ क्षेत्र में भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैं आपको भारत के बहुत सारे फेस्टिवल समझाने वाला हूं जो भारत के विभिन्न जगहों पे मनाए जाते हैं और आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं एक करके। तो सबसे पहला मकर संक्रांति, जो कि उत्तर भारत में मनाया जाता है, पूरे उत्तर भारत में। बिहू जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ओणम केरल में, पोंगल जो है तमिलनाडु में, लोहड़ी फेस्टिवल पंजाब और हरियाणा में, बैसाख भी पंजाब और हरियाणा में, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। उगादी साउथ इंडिया में, नबन्ना पश्चिम बंगाल में, मकर विलक्कू केरल में, और पोम्बलांग नोंगक्रेम मेघालय में, वंगाला यहां पे मेघालय में, विशु कर्नाटक में, बोनालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो भारत के विभिन्न जगहों पे मनाए जाते हैं, राज्यों में मनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लेना ताकि आपको रेगुलर पीडीएफ मिलता रहे, आप रेगुलर टेस्ट यहाँ पे दे सको। इस एप्लीकेशन का क्या फायदा है वो सारे स्टूडेंट जो इसको रेगुलर यूज कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ठीक क्लास के आधे घंटे के बाद आपको मिल जाती है। आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाती है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जितनी भी पढ़ाता हूं यहां मिलती है। मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, 8 महीने 9 महीने 7 महीने की पीडीएफ, 6 महीने की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ मिलेगी। स्टेट वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो 2 प्रकार के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक डेली करंट अफेयर्स का मिक्स टेस्ट होता है जो मैं डेली पढ़ाता हूं। इसमें प्रथम चौहान ने टॉप किया है, अमित सेकंड है, हरीश कुमार थर्ड है। ये आपकी रैंकिंग है टॉप 10 स्टूडेंट्स की, आप यहाँ पे देख सकते हो अपना नाम। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे तो आपको एक और टेस्ट डेली देने को मिल रहा है। स्टैटिक जीके जो बुक हमने लॉन्च की है, पेज नंबर 2 कल हमने टेस्ट लिया था। दीनू जाटव, अंशु, पंकज ने यहाँ पे टॉप किया, नेहा हाशमी 4th रैंक पर है। तो ये आपकी रैंकिंग है। ये रैंकिंग रात को बदलती भी है और अगले दिन भी बदलती है, क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म करता है वो अपडेट हो जाता है, ऊपर आ जाता है। रात के 9-10 बजे जब मैं इस रिजल्ट को लेता हूं तब तक ये रैंकिंग आपकी दिखती है। आज का होमवर्क पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 पढ़िएगा, 11 बजे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों टेस्ट पास है जहां पे आपको 3000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और आप उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स भी है, जनवरी से लेकर अगस्त तक अपलोडेड, आप उसको जाकर के देना। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे हम कहते हैं युद्ध अभ्यास, वो अभी शुरू हुआ है। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, इसका नाम है युद्ध अभ्यास ही नाम है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, इसका 20वां संस्करण 20 नंबर का एडिशन इसका स्टार्ट हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पे विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में इसकी शुरुआत हुई है। 20th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बिगन, ठीक है। तो ये जो है 2004 से अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। एक बार भारत में होता है, एक बार अमेरिका में होता है, यानी अल्टरनेट आप इसे कह सकते हैं। इंडिया और यूएस के बीच में 2004 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये जो अभ्यास है, ये जो डेजर्टेड एरिया है राजस्थान का, पूरी तरीके से रेगिस्तानी एरिया है, तो उस परिस्थिति में किस प्रकार से हम टेररिज्म को दोनों देश मिलकर के फाइट कर सकते हैं, आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं, इस पे फोकस करता है। अब दोस्तों बात यहां पे युद्ध अभ्यास की आई है, तो भारत और बहुत सारे देशों के बीच में बहुत सारे प्रकार के युद्ध अभ्यास होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास को।
तो ऑस्ट्रा हिंद, ऑसी इंडेक्स और पिच ब्लैक, ये किसके बीच में होता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। संप्रीति, INBN कॉर्पेट, IN इंडिया और बांग्लादेश बिलाट, तो और एक बोंगो सागर अभ्यास भी यहां पे होगा। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है, बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है, ठीक है। मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आप सब आंसर देना स्टार्ट करिए। साइक्लोन भारत और किसके बीच में होता है? तो साइक्लोन भारत और इजिप्ट के बीच में होता है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी। धर्म गार्जियन, जिमेक्स, सिडियोमेट्री और वायु गार्जियन, तो ये किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। खंजर अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? तो किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर अभ्यास होता है। सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। अल नगहा, नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच में होता है। हैंड इन हैंड होता है भारत और चाइना के बीच में, लेकिन बहुत सालों से नहीं हुआ। भारत और चाइना एक दूसरे के व्यापारिक अच्छे देश हैं, लेकिन अभी डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं और बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं हुआ है, ठीक है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके के, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिए और बताइए कि आप कितने सही कर पाते हैं और कितने सही आंसर दे पाते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आंध्र प्रदेश वैसे तो स्थापित हो गया था 1953 में, 1953 में, भाषा के आधार पर पहला राज्य था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑफिशियली ये 1 नवंबर 1956 को अपना स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। 1956 में स्थापित हुआ था, 1956 में। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी दामोदर है। कौन सी नदी है? दामोदर सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम बंगाल का इसका शोक भी कहा जाता है, बार बार अपनी दिशाएं बदल देती है। राजा राम मोहन राय की मिरात उल अखबार किस भाषा में निकाली गई थी? तो फारसी भाषा, पर्शियन लैंग्वेज में निकाली गई थी, पर्शियन लैंग्वेज फारसी भाषा में। भारत की विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के राज्य कौन कौन से हैं? तो तुम्बका आपको याद रखना है। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 6 राज्यों में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया यानी जो 2 आपको सदन देखने को मिलते हैं, एक आपका विधानसभा, एक विधान परिषद। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जिसका काम शपथ दिलाना होता है और शपथ दिलाने के बाद ये प्रोटेम स्पीकर नहीं रहता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताओ कि प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन थे, ठीक है। तो महताब जी थे, महताब जी थे, आपको याद रखना, ठीक है। रेणुका झील किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। ये तो मैंने आपको बता दिया, रेणुका झील किस राज्य में, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो वेयर हैज उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द जटायु कंजर्वेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज में इसका स्थापना किया है। महाराजगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जटायु के कंजर्वेशन के लिए और उनको बढ़ाने ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करी है महाराजगंज में, और ये जगह कैंपियारगंज रेंज में इसकी स्थापना की है। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं, ये जो वल्चर है, ये दुनिया का सबसे पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ पे बनाया गया महाराजगंज में। एशियन किंग गिद्ध कहा जाता है या लाल सिर वाले गिद्ध कहे जाते हैं। इनका जो हेड है ये रेड कलर का होता है। इनको बचाने के लिए महाराजगंज में यूपी में ब्रीडिंग सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया। देख रहे हैं योगी जी बढ़िया सेल्फी स्टिक लेकर के फोटो खिंचा रहे आईफोन में, पीछे अच्छा हुआ असली वाला नहीं है, नकली वाला है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इसकी स्थापना यहाँ पे की है, ठीक है। इस केंद्र की स्थापना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के हेल्प से की गई है, ठीक है। 2.8 करोड़ रुपए में यहाँ पे पूरा सेंटर बनाया गया है, जो 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों जो गिद्धों के अंडे हैं यानी जो उनके बच्चे हैं, उनको आर्टिफिशियल रूप से पालने के लिए भी यहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, ऊष्मायान केंद्र बनाया गया है।
ताकि अंडे प्रॉपरली डेवलप हो और भी प्रजाति यहाँ पे अंडों से बाहर आए और उन्हें हम बचा सकें। देखिए एशियन किंग जो गिद्ध है, एशियन किंग जो वल्चर है, इसका आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो आप बताएंगे सर्कोजिप्स कैल्वस, ये इसका साइंटिफिक नेम है और पूरे नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। IUCN ने इनको रेड लिस्ट में शामिल किया है संकट में, मतलब ऐसे ये है जो हो सकते हैं विलुप्त, तो गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में इन्हें शामिल किया है। दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत जल्दी इनकी जो संख्या कम हो रही है, तो डाइक्लोफेनेक डबास के उपयोग से यहाँ पे इनकी जो संख्या है लगातार कम हो रही है, ऐसा बताया गया है। इसका उपयोग किया जा रहा था, इसकी वजह से इनकी मौत हो रही थी। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्रेल? तो ब्रेल में इसे लॉन्च किया है, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ब्रेल में यहां पे एक स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है। ब्रेल लिपि उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड है, जो अंधे हैं, लेकिन दोस्तों ब्रेल की मदद से वो महसूस कर सकते हैं, टर्म्स एंड पॉलिसीज को पढ़ सकते हैं, अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो देख नहीं सकते, उन तक जानकारी को पहुंचाना। और स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक प्रकार से मल्टीनेशनल स्वास्थ्य बीमा कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा और 2006 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। ब्रेल लिपि क्या है? तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से वर्ड्स देखते हैं ABCD लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आकृतियां हैं वो उभारी जाती हैं, उसको महसूस करके ये समझ जाते हैं ये A है, B है, C है, D है, स्पर्श करके पढ़ते हैं, ठीक है, और लिखने में भी मददगार होते हैं। इसका आविष्कार 1824 में लुईस ब्रेल ने किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। हर साल 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं लुईस ब्रेल की याद में। तो उभरे कागज का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसका डिस्कवरी इन्होंने ही किया था, क्योंकि ये भी ब्लाइंड थे, ये भी अंधे थे, और उभरी हुई आकृति से जो भी अंधे व्यक्ति हैं वो पढ़ सकते हैं ये ब्रेल की मदद से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर। 8वां प्रश्न, किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू किया जाएगा ऐसा बोला है? विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस अ मिनिमम एज लॉ फॉर सोशल मीडिया यूज? तो देखिए जो सोशल मीडिया यूज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने, यहां पे ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूनतम आयु कानून को लागू किया, अभी जाएगा, ये एज 14 से लेकर 16 के बीच में होगी, अभी फिक्स नहीं किया कि ये एज कौन सी होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि बच्चे जो हैं ज्यादा फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस एज से कम उनकी एज है तो फोन का हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि फोन का बहुत ही गलत इंपैक्ट हमारे दिमाग और शरीर पे फिजिकली रूप से भी पड़ता है। तो इसके लिए न्यूनतम आयु कानून पेश करेंगे और जो कि 14 से 16 के बीच में होंगे, और माता पिता का यहाँ पे समर्थन करें, क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों से, और प्रयास ये करना चाहिए माता पिता को भी कि बच्चों के सामने फोन का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई काम करना है तो साइड में जा करके करे, किसी एक ऐसा रूम ले ले वहां पे करे, क्योंकि जैसा बच्चा देखेगा वैसा फॉलो करेगा। आप मोबाइल की जगह आप किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बच्चे का सकारात्मक परिवर्तन हो, पॉजिटिवली वो उसका चेंजेस आए। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए फैसला किया गया है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की बिगड़ रही है, बहुत सारे चिड़चिड़े हो रहे बच्चे, ये सारे सर्वे में हमें देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है दोस्तों? तो इंडियन ओशन आप यहां पर देख सकते हैं, और हिंद महासागर और इधर प्रशांत महासागर, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। साउथ में आपको धरती के देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, दोनों है ये, ठीक है। इसकी कैपिटल कैनबरा है। यहाँ पे करेंसी जो यूज होती है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूज होती है। और यहाँ पे जो मूल आबादी है, आपसे पूछा जा सकता है, वो है अब ओरिजिन्स, ठीक है। तो ये जनजाति ऑस्ट्रेलिया में आपको मोस्टली देखने को मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर, यहां 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए हैं? हाउ मेनी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सॉलिसिटर जनरल यहां पे अपॉइंट किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो मेन अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एएसजी कहते हैं, तो इसके लिए 6 सीनियर एडवोकेट की अपॉइंटमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें नाम आता है एस द्वारकानाथ का, अर्चना पाठक दवे का, सत्यदर्शी संजय का, ब्रजेंद्र चहर का, रघुवेंद्र पी शंकर का, राजकुमार भास्कर ठाकरे का, जिसे राजा ठाकरे भी कहते हैं। इन सभी को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया, एएसजी यहां पे अपॉइंट किया गया है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, ठीक है, तो यहां पर सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। और सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो उनकी हेल्प करते हैं। अटॉर्नी जनरल हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में है। ये क्या काम करता है अटॉर्नी जनरल? तो अटॉर्नी जनरल हमारे जो यहां पर केंद्र सरकार होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी गवर्नमेंट है और उनके ऊपर कोई केस होता है, उनको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो उनकी कानूनी सहायता यहां पे प्रदान करता है। वो उनके बिहाफ पे, केंद्र सरकार के बिहाफ पे, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उनके बिहाफ पे वो उनका एडवोकेट होता है, उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। उनके बिहाफ पे पक्ष रखेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और वो भारत के किसी भी जगह पर, किसी भी कोर्ट में जाकर के उनकी हियरिंग अटेंड कर सकता है। लोकसभा, राज्यसभा में भी जाकर के वहां पे भाषण में बैठ सकता है, विचार कर सकता है, और लेकिन दोस्तों वोट कास्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है। तो ये सारे प्रावधान मैंने आपको अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड बता दिए हैं। तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार को यहां पे कानूनी सलाह देते हैं और 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती है। भारत के सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल जो थे वो सीके दफ्तरी थे। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन है? आर वेंकट रमणी है। ठीक है, आइए आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कितनी इनाम राशि यहां पे मिलने वाली है, आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मच मनी विल बी प्रोवाइडेड एज प्राइज मनी टू द प्लेयर्स हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन पेरिस पैरालंपिक्स? तो पेरिस पैरालंपिक्स में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है उनको 75 लाख रुपए कैश प्राइज यहां पे मिलेगा। हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इनके पहले अनुराग ठाकुर थे। इन्होंने यहां पे मनसुख मंडाविया जी ने घोषणा करी है कि पेरिस पैरालंपिक्स में टोटल हमने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो यहां पे उन सभी खिलाड़ियों को यहां पे 75 लाख रुपए राशि मिलेगी। इसके अलावा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनको भी यहां पे राशि मिल रही है। सिल्वर मेडल वालों को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 30 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा पैरालंपिक्स गेम्स में इस बार। टोटल 29 मेडल्स भारत ने यहां पे जीते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी यहां पे डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स यहां पे मेडल जीते हमारे भारतीय खिलाड़ी और सबसे नंबर 1 रहे। हमारे भारत का झंडा हर जगह फहराता रहे, हर जगह हम टॉप पे रहे। तो दोस्तों भारत ने टोटल इस बार 7 मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 मेडल्स यहां पे जीते हैं। ठीक है, और भारत जो पदक तालिका में यहां पे टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर रहा था लास्ट टाइम। इस बार भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और यहाँ पे चाइना टॉप में है 220 मेडल के साथ, ब्रिटेन 124 मेडल के साथ, अमेरिका थर्ड 105 मेडल के साथ यहाँ पे प्लेस में है। अब दोस्तों यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स केवल हमारे 28 मिनट में, 29 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपनी घड़ी के टाइमर यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम अगले 5 मिनट में 35 क्वेश्चन करेंगे। आप इस क्लास का महत्व आप समझिए, इंपॉर्टेंस समझिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप देखो, आप पहले तो 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल से पढ़ते ही हो, वो भी शॉर्ट में। इसके साथ साथ आप 5 मिनट में 35 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। आइए RRR यहां पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ICAR CMFRI के निदेशक कौन बनाए गए हैं? मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज यहां पे बनाए गए। मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीतने वाली पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कमला हैरिस, जो वर्तमान में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं।
नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे ट्राई सर्विस जो कॉर्पोरेशन है फाइनेंशियल, तो अनिल चौहान भारत के वर्तमान में सीडीएस है दूसरे नंबर के, इनके द्वारा की गई है। आदि चुनचुनगिरी किस राज्य में है जहां पे नया मोर अभयारण्य स्थापित किया जाएगा, पीकॉक सेंचुरी एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य में पीकॉक सेंचुरी एस्टेब्लिश किया जाएगा। सबसे ज्यादा लोगों के डमरू बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया है? तो उज्जैन में सबसे ज्यादा डमरू बजाने का रिकॉर्ड बनाया गया उज्जैन में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कहां पे मनाया जाता है? तो हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे और भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत यूपी और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो 920 करोड़ रुपए की लागत से इसकी शुरुआत हुई है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को एक्सपोर्ट किया गया है? तो पोलैंड को हमने यहां पे एक्सपोर्ट किया है। किसको एक्सपोर्ट किया? पोलैंड को। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज ल्यूसेंट जीके में साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, खासकर बायोलॉजी, और इसमें टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मेरे साथ आप सभी स्टार्ट कीजिए। मूत्र में जो पीला रंग होता है किस रसायन के लिए जिम्मेदार होता है? एसएससी सीएचएल 2021 का प्रश्न है। तो यूरोब्लिन या यूरोक्रोम कहिए, इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेफ्रॉन इनमें से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन पूछा जा रहा है। तो नेफ्रॉन जो है दोस्तों ये किसकी? किडनी की, आपको याद रखना, किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मनुष्य के वृक्क की मूल संरचनात्मक और ये तो मैं अभी पिछला ही प्रश्न बताया हूं, दूसरे तरीके से पूछ लिया। इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? एसएससी जेईई मैकेनिकल 2019 का प्रश्न है। कल हम बिहार और यूपी पीसीएस के भी प्रश्नों को लेंगे। तो यहां पे किडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया, माफ कीजिएगा, किडनी नहीं, लीवर होगा। लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। लीवर जो है हमारे शरीर में क्या करता है? जो अमोनिया बनता है उसको यूरिया में चेंज कर देता है, जो मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? हमारे यूरिन में कौन सा इनमें से पदार्थ पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन आपको याद रखना है, हमारे यूरिन में पाया जाता है क्रिएटिनिन, इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों कल था 10 सितंबर। 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को आपने कल बहुत डिटेल से पढ़ा था, उसका रिवीजन करने का समय है। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, यूएस ओपन भी जीता। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी फर्स्ट में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा, सूरत को पहला नंबर मिला। अब्दुल मजीद टेबोनो किस देश के प्रेसिडेंट बने, किस देश के राष्ट्रपति बने? तो अल्जीरिया के यहां पे प्रेसिडेंट बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बना है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर भारत है। सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर भारत है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे कौन बनी है? तो शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे कैटरीना कैफ को बनाया गया। नेक्स्ट है एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? तो इनका क्या नाम है? रणधीर सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट है अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो क्रोएशिया में भारत का राजदूत अरुण गोयल को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो दोस्तों इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते थे मोइन अली। ठीक है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल जायद अल नहयान भारत की कितने दिन की यात्रा पर आए हैं? तो 2 दिनों की भारत की यात्रा पर आए हैं क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्यारे साथियों 11 सितंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा, आपका मैं करंट अफेयर्स का टेस्ट लूंगा जो भी आपने पढ़ा है लास्ट में, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को सुने। चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो 10 साल के लिए समझौता हुआ है भारत और ईरान के बीच में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी?
1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई है। ला लीगा का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंध है। रघुवर दास किस राज्य के गवर्नर हैं? तो रघुवर दास जो है उड़ीसा राज्य के गवर्नर हैं, उड़ीसा राज्य के। नेक्स्ट आई देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी 2015 में। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए इसका नाम है कोची एयरपोर्ट, जो कि केरल में है। संप्रीति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास हुआ है। स्टार हेल्थ की स्थापना कब हुई है? तो स्टार हेल्थ एक इंश्योरेंस कंपनी है, 2006 में इसकी स्थापना हुई। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल जो कि कप है, इसको किसने जीता? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए जितने भी छात्र हैं, मैं आपको डेली बताता हूं कि ये जो बुक है, आप ये बुक देख सकते हैं, स्टैटिक जीके की बुक जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, इसका हमने टॉपिक वाइज टेस्ट निकाला है, पेज वाइज टेस्ट निकाला है। रोज हम आपको पेज नंबर देते हैं, उसका टेस्ट 11 बजे आपका अपलोड होता है। 11 बजे आप टेस्ट देते हो, दिन भर टेस्ट चलता है, आप किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हो, 11 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बुक है आप अपने वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अब हमने 1-2 पेज खत्म कर दिए, आज का होमवर्क पेज नंबर 3 है। तो 11 बजे आपका टेस्ट होगा, भी मैं पेज आपको शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना और 11 बजे टेस्ट देना, ठीक है। तो हर एक पेज टोटल 81 टॉपिक्स से 81 चैप्टर्स, उन सबको यहाँ पे हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।